हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों पिछले वीडियो में जो हमने ये पेपर था आप लोग का, उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है? इस वीडियो में हम लोग इस पेपर के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चूँकि पिछले वीडियो में एक्चुअली मुझे अर्जेंट कहीं जाना पड़ गया था, तो बीच में वीडियो रोक कर मैं चला गया था और यहाँ तक शायद मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था। जो वर्णनात्मक प्रश्न था, उसका ये एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था और ये क्वेश्चन शायद सॉल्व कर रहा था, लेकिन बीच में मुझे जाना पड़ा। तो चलो एक बार शुरू से ये फर्स्ट प्रश्न से हम लोग सॉल्व करते हैं और आगे के जो भी ये प्रश्न हैं इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सेम टू सेम डिट्टू देखने को मिलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इनको सॉल्व करना। यहाँ पे देख सकते हो सबसे जो पहला यहाँ पे प्रश्न है कि ठीक है, एक लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए यदि उसकी क्षमता -2 डायोप्टर है। यदि +1 डायोप्टर क्षमता वाला लेंस इसके साथ जोड़ दिया जाए तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ओके, प्रश्न क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से समझना कि एक लेंस है, उसकी फोकस दूरी की हमें गणना करना है, यानी फोकस दूरी ज्ञात करना है, जिसकी हमें क्षमता दे दी है -2 डायोप्टर। तो सिंपल हम लोग का जो लेंस की क्षमता का जो फार्मूला होता है उसके थ्रू हम लोग यहाँ से इसकी फोकस दूरी निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि मतलब ये जो पहला लेंस है इसके साथ एक अन्य लेंस जोड़ा जाता है जिसका जो क्षमता दिया हुआ है वो 1 डायोप्टर है। यहाँ पे दोनों को जोड़ा जाता है और फिर जोड़ने के बाद जो संयुक्त फोकस दूरी है, ठीक है, सॉरी, संयुक्त लेंस की फोकस, ओके, संयुक्त फोकस लेंस की जो दूरी है वो ज्ञात कीजिए। तो चलो इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। कैसे करेंगे, देखो पहले से यहाँ पे मैंने सॉल्व कर सारा का सारा, देखो ये सारी की सारी चीज़ें रख रखा है जिससे टाइम ना लगे, ठीक है। तो चलो इसको ही मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ सबसे पहले हमें यहाँ पे एक लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। इसको मैं पहला लेंस मार लेता हूँ जिसकी हमें क्षमता दे रखा है -2 डायोप्टर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि पहले लेंस की क्षमता, और इसको मैं P1 लिख देता हूँ। P1 बराबर मान लेता हूँ कि P1 बराबर -2 डायोप्टर। डी यहाँ डायोप्टर को प्रदर्शित कर रहा है जो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। आप लोग याद रखना, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, जिसको हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो पहले लेंस की क्षमता P1 बराबर -2 डायोप्टर यहाँ पे हमें दिया था। दूसरे लेंस की क्षमता +1 डायोप्टर दिया है, तो उसको भी यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि दूसरे लेंस की क्षमता, जिसको मैं P2 मान लिया हूँ, वो +1 डायोप्टर यानी 1 डायोप्टर दिया है। क्लियर। अब देखो पहले लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए, यानी पहले लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, उसकी क्षमता इतनी है। तो चूंकि हम लोग का जो लेंस की क्षमता का फार्मूला होता है P = 100/f, ठीक है, जहाँ पे आपका जो फोकस दूरी है वो आपकी किस में होनी चाहिए, सेंटीमीटर में होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस फार्मूले से हम लोग का अगर f इधर आता है तो f = क्या हो जाएगा भाई, वो 100/p हो जाएगा। तो यहाँ से इस फार्मूले द्वारा डायरेक्ट हम लोग यहाँ से, चूँकि हमें p मालूम है, ये p मीन्स लेंस की क्षमता, वो हमें मालूम है, तो हम लोग सीधे यहाँ से क्या कर सकते हैं कि फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो पहले लेंस की फोकस दूरी ऐसे हम लोग लिख देंगे, ठीक है, या पहले लेंस की फोकस बराबर, और देखो इसको पहले लेंस की जो फोकस दूरी है उसको मैंने मान लो f1 मान लिया, तो फार्मूला हम लोग का f1 बराबर 100 यानी 100/p हो जाएगा। और फार्मूला कैसे आया, तो लेंस की क्षमता P = 100/f होता है, तो f इधर आएगा तो p यहाँ पे आ जाएगा इस फार्मूले से। तो इसलिए मैंने सामने यहाँ आगे क्वेश्चन में लिख दी है ये फार्मूला कि इसी से ये फार्मूला बना है। ठीक, अब देखो 100/p क्या है, लेंस की क्षमता, और लेंस की क्षमता, पहले लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर, तो यहाँ मैंने -2 रख दिया और यहाँ पे भाग जाएगा तो -50 सेंटीमीटर, यानी पहले लेंस की फोकस दूरी हम लोग की -50 सेंटीमीटर आ जाएगी। सिंपल। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि अब दोनों जो लेंस है, पहले लेंस की क्षमता और दूसरे लेंस की क्षमता, देखो यदि एक डायोप्टर क्षमता वाला लेंस इसके साथ जोड़ दिया जाए, यानी इसके साथ एक डायोप्टर वाला दूसरा कोई लेंस है उसकी क्षमता को जोड़ दिया जाता है, तो संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी। तो चलो जोड़ते हैं। तो देखो दोनों लेंसों को जोड़ने पे क्षमता P = अब देखो मान लो P1 और P2 दोनों को हमने जोड़ दिया, पहले लेंस की क्षमता दूसरे लेंस की क्षमता, तो यहाँ से पहले लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर, दूसरे लेंस की क्षमता +1, ठीक है, जो दिया था हमें, दोनों को जोड़ दिया है हमने, तो वो आ गया है -1 डायोप्टर, यानी दोनों लेंसों को जोड़ने के बाद क्षमता हम लोग का -1 डायोप्टर हो गया है। तो अब हम लोग संयुक्त लेंस की फोकस दूरी
यानी दोनों को जोड़ने के बाद जो फोकस दूरी f होगी वो 100/f, वही a 100/p, यही जो फार्मूला है इसी का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ p के जगह पे हम लोग जो संयुक्त लेंस की क्षमता है उसको रखेंगे, ये रखेंगे। तो -1 हमने रखा तो वो हम लोग का -100 सेंटीमीटर आ गया। तो ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हो गई और ये जो फोकस दूरी हुई वो पहले लेंस की हो गई, और यही दो हमें चीज़ें पूछा जा रहा था। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, 4 मार्क में आप लोग के एग्जाम में पूछा जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको आप क्लियर कर लेना, ठीक है। चलो अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे देख सकते हो, ये फर्स्ट के बाद सेकंड नंबर प्रश्न है कि 15 सेंटीमीटर दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब देखो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, यहाँ देखो उत्तल दर्पण हमें दे दिया है, उत्तल दर्पण, तो फोकस दूरी जो f होगी भाई वो क्या होगी, वो 15 सेंटीमीटर यहाँ धनात्मक होगी, क्योंकि उत्तल दर्पण के लिए आप लोग याद रखना जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा धनात्मक लिया जाता है, और अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक लिया जाता है। क्लियर है, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। और वस्तु की दूरी तो हमेशा ऋणात्मक ही ली जाती है, क्योंकि वो दर्पण के हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है। तो यहाँ वस्तु की यहाँ कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पे है तो वस्तु की दूरी को u से प्रदर्शित करते हैं, तो u बराबर हम लोग का -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति हमें ज्ञात करनी है, तो यहाँ से हम लोग भी क्या मान ज्ञात करेंगे, यानी जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो कहाँ है उसको ज्ञात करेंगे, तो हमें सारी चीज़ें ज्ञात हो जाएंगी। तो चलो, तो इसको कैसे आप लोग थोड़ा हल करते समय ऐसे लिख दोगे कि वस्तु की दूरी u बराबर -10 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है, चाहे अवतल दर्पण हो गया या उत्तल दर्पण हो गया, दोनों में। और प्रतिबिंब की दूरी चूँकि हमें मतलब नहीं मालूम है, तो प्रतिबिंब की दूरी v = हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रख देंगे, और दर्पण की दूरी हमें दे रखा है जो f है वो 15 सेंटीमीटर। चूँकि दर्पण कौन सा है दे दिया है, उत्तल दर्पण है, इसलिए फोकस दूरी हम लोग क्या रखेंगे, धनात्मक। अवतल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है, ये याद रखना, ठीक। क्योंकि अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो दर्पण के बाईं तरफ होता है। चलो, तब हम लोग क्या करेंगे कि अब दर्पण सूत्र लगाएंगे। हमें u मालूम है, हमें f मालूम है, v नहीं मालूम है, तो दर्पण सूत्र से हम लोग v का मान मालूम कर सकते हैं। तो ही दर्पण सूत्र से यहाँ मैंने लिख दिया है, और दर्पण जो सूत्र है उसको चलो यहाँ पे हम लगा रहे हैं। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u। इसको u को पहले भी लिख सकते हो कि 1/u + 1/v, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/f = 1/v + 1/u। अब देखो 1/f f के जगह पे हम लोग 15, क्योंकि f का मान हमें दिया है, और बट्टे में बराबर 1/v, v का मान हमें नहीं दिया तो v को उसी तरह रहने देंगे, प्लस 1/u। तो 1 और बट्टे में u का मान हम लोग का -10 दिया, तो -10 हमने रख लिया। अब देखो यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ये माइनस है तो अगर ऊपर माइनस से गुणा करता हूँ, नीचे से माइनस से गुणा करता हूँ, तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस होने का मतलब कि यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो आपका यहाँ माइनस होने का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 1/15 + 1/10, ठीक, बराबर 1/v, यानी वही 1/v बराबर 1/15 + 1/10, यही डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ इन दोनों का हम लोग लसा लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 1/v = कितना आ जाएगा, 5/30 आ जाएगा, और ये कटेगा तो 5 × 6 = 30, यानी 1/6 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे 1/v बराबर 1/6 है, तो 3 गुणा होगा तो v बराबर आपका ये 6 आ जाएगा, और क्या, सेंटीमीटर, क्योंकि सारी चीज़ें पीछे सेंटीमीटर में थी, तो v का मान सेंटीमीटर में आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। तो देखो यहाँ पे प्लस आया है, v का मान जो v है यानी प्रतिबिंब की दूरी है वो 6 सेंटीमीटर क्या है, धनात्मक आया है। इसका मतलब क्या है, धनात्मक आने का क्या मतलब कि अगर जो ये दर्पण है, जो प्रतिबिंब बन रहा है वो इस साइड में बन रहा है, इस दर्पण के पीछे बन रहा है, क्योंकि दर्पण के इधर की दूरियां धनात्मक होती है और इधर की दूरियां आपकी ऋणात्मक होती है। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है तो उत्तल दर्पण, चूँकि हमें दर्पण दिया था शुरू में ही क्या था, उत्तल दर्पण, तो दर्पण के पीछे बन रहा है, तो जो बना प्रतिबिंब होगा वो आभासी होगा, तो इसको लिखेंगे, अतः वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी बनेगा, और आभासी जो प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा बनता है, तो सीधा बनेगा, और छोटा, चूंकि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा छोटा होता है तो छोटा बनेगा, ये ऐसे लिख देंगे, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो हमें प्रश्न में पूछा जा रहा था कि प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो स्थिति ऐसा भी लिख सकते हो कि अतः जो वस्तु का प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे से 6 सेंटीमीटर दूरी पर आभासी सीधा तथा छोटा बनेगा, ऐसे भी लिख सकते हो।
ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 4 मार्क में आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी अवेलेबल है ये क्वेश्चन। ठीक, तो इसको आप क्लियर कर लेना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखो ये दोनों के दोनों न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है, 4-4 मार्क वाले, इंपॉर्टेंट। अब चलो इसके बाद एक और यहाँ पे प्रश्न है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 4 मार्क वाला एक और प्रश्न है, यह भी काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद आप लोग का इसमें चौथा प्रश्न आपका 6 मार्क वाला रहेगा, ठीक है, और इसमें अथवा का भी ऑप्शन रहेगा। तो इन दोनों प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, एक को नहीं दोनों को सॉल्व करेंगे। तो चलो सबसे पहले इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बाकी कहूँगा अगर आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन यूपी एमएसपी स्टडी, जी हाँ मेरे दोस्त, यूपी एमएसपी स्टडी डाउनलोड नहीं किए हो तो ये आप गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से जहाँ से आप सारी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो वहाँ से ये हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आपको इस पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, साथ में मैंने यहाँ पे हिंदी का टेस्ट ऐड कर रखा है, एसएसटी का यानी सोशल साइंस का टेस्ट ऐड कर रखा है, आप जाकर टेस्ट भी दे सकते हो। और इस महीने अभी जो ये नवंबर स्टार्ट होगा इसके अंत तक या 1 दिसंबर को मैं एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ जिसमें आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा विथ पीडीएफ सॉल्यूशन एकदम अच्छे से, जैसे मैंने ये अच्छे से ये सारी चीज़ें सॉल्व की है, ये सारा का सारा अच्छे से सॉल्यूशन सहित मिल जाएगा। उसके अलावा मेरे द्वारा बनाया हुआ बहुत सारा मॉडल पेपर मिल जाएगा, और उसके अलावा जो आपके फेमस क्वेश्चन बैंक है जैसे विद्या अवतार, राजीव, इनके भी जो मॉडल पेपर है उनका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। हालांकि इसका कुछ पेमेंट मैं रखूँगा, वो देखूंगा उस समय की बात है। ठीक है, तो आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, फ्री में भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप पढ़ते रहना। चलो इस प्रश्न को करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित है आपके एग्जाम में आना ही आना है किसी ना किसी पेपर सेट में। क्वेश्चन क्या है कि वर्ण विक्षेपण से आपका क्या तात्पर्य है। ओके, मतलब वर्ण विक्षेपण क्या होता है ये हमें पूछा जा रहा है। सूर्य के प्रकाश यानी स्पेक्ट्रम यानी वर्ण क्रम में विभिन्न वर्ण क्यों प्राप्त होते हैं। ओके, जो सूर्य का प्रकाश होता है, ठीक है, उसमें विभिन्न वर्ण क्यों प्राप्त होते हैं ये पूछा जा रहा है। और उससे पहले पूछा जा रहा है कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो ये प्रश्न 4 मार्क इसको ऐसे 2+2 कर देगा। इसका उत्तर देते हैं कि वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हो या क्या तात्पर्य है, तो इसका 2 मार्क, और ये आगे वाले प्रश्न का उत्तर देते हो तो उसका 2 मार्क, यानी 4 मार्क इस प्रश्न का आपको मिलेगा। तो चलो इस प्रश्न को भी हम लोग समझ लेते हैं। इसको कैसे करोगे, देखो इसका वो जो भी है वो प्रश्नोत्तर संख्या आप डाल लोगे, प्रश्नोत्तर संख्या 3 है तो प्रश्नोत्तर संख्या 3, और इसका लिखोगे। इसमें क्या लिखोगे भाई, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, इस चीज़ को देखो हम लोग समझते हैं। देखो यहाँ पे देखो इस प्रिज्म को देखो, जब सूर्य के प्रकाश को हम लोग श्वेत प्रकाश भी बोल सकते हैं। तब जब सूर्य का प्रकाश मतलब चलता है और किसी प्रिज्म से टकराता है तो यह अपवर्तित हो जाता है, और अपवर्तित होकर पहले फलक पर देखो कुछ अपवर्तित हुआ है, फिर दूसरे फलक पे ये अपवर्तित होकर, या जिसको विक्षेपित भी आप बोल सकते हो, विक्षेपित होकर यहाँ 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि वर्ण विक्षेपण बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्णों का विक्षेपण हो जाना। ठीक, तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग पाए जाते हैं और उनका एक प्रिज्म से गुजरने के बाद कुछ इस प्रकार विक्षेपण हो जाता है। ये क्रम आप लोग याद रखना। इस मतलब सबसे नीचे आपका बैगनी होता है, उसके बाद आपका इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो ये विवग्योर, आप VIVGYOR, ये बहुत फेमस है, विवग्योर से याद इसको आप रख सकते हो। ठीक है, इस सबसे नीचे जो है इसका विक्षेपण सबसे अधिक होता है, क्योंकि तभी ये सबसे नीचे आता है, और लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलो इसका आंसर कैसे लिखोगे, ये प्रश्न आ जाता है आपके 4 मार्क में कि वर्ण विक्षेपण से आपका क्या तात्पर्य है। सूर्य के प्रकाश यानी वही स्पेक्ट्रम में विभिन्न वर्ण क्यों प्राप्त होते हैं, तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे। इसका आंसर मैं आपको देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसका आंसर किस प्रकार आपको लिखना है, यहाँ पे आप लोग लिखोगे कि जब सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म के एक फलक पर डाला जाता है तो प्रिज्म के दूसरे फलक से निर्गत यानी वही निकलने वाला प्रकाश, ठीक है, निर्गत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। जैसे देखो यहाँ ये श्वेत प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म के पहले फलक पर डाला जा रहा है तो यह कुछ अपवर्तित हो जा रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ पे आने के बाद फिर अपवर्तित होकर यहाँ पे ये 7 रंगों में विभाजित हो रहा है। तो वही यहाँ पे लिखा गया कि जब सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म के एक फलक पर डाला जाता है तो प्रिज्म के दूसरे फलक से निर्गत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, तथा इसे पर्दे पे देखो यहाँ पे ये एक पर्दा लगा दिया गया है। ठीक है, ये पर्दा लगा दिया गया है, इस पर्दे पे इसे प्राप्त कर लिया जाता है, तथा इसे पर्दे पर प्राप्त करने पर एक 7 रंगों की पट्टी, ये 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है। ठीक है, इस पट्टी को क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम बोला जाता है। ठीक है, इसे
पर्दे पर प्राप्त करने पर 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है। प्रकाश का इस प्रकार 7, यहाँ पे शांत नहीं है, 7 है, ठीक है। 7 रंगों में विभाजित होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ये एक ही में होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है, ठीक। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण आपको समझ में आ गया। इतना लिखोगे तो आपको 2 मार्क मिल गया कि जब सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म के एक फलक पर डाला जाता है तो प्रिज्म के दूसरे फलक से निर्गत या फिर यहाँ पे निकलने वाला भी लिख सकते हो, निकलने वाला प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है तथा इसे पर्दे पर प्राप्त करने पर यह 7 रंगों की एक मतलब पट्टी प्राप्त होती है। ये जो पट्टी है यहाँ पे एक 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है, ठीक है। तो प्रकाश का इस प्रकार 7 रंगों में विभाजित होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। सिंपल। तो वर्ण विक्षेपण आप समझ गए। अब देखो आगे क्या लिखोगे। आगे चूंकि हमें ये प्रश्न बोला था कि सूर्य के प्रकाश यानी स्पेक्ट्रम यानी वर्णक्रम में विभिन्न वर्ण क्यों प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका कारण हमें लिखना पड़ेगा। तो इसका आप देखो आगे लिखोगे कि प्रकाश के विक्षेपण के दौरान पर्दे पर जो 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये 7 रंगों की जो पट्टी प्राप्त हुई है, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो और ये वॉयलेट वैगनी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पट्टी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो उसको भी थोड़ा यहाँ पे लिख दो, जिसे विवग्योर से याद रखा जा सकता है। ये काफ़ी फेमस है विवग्योर, और जिसमें वी सबसे नीचे, ये नीचे से क्रम है, सबसे नीचे उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ये सबसे ऊपर ये, ठीक। तो इतना आप लिख दोगे। उसके बाद ये फिगर, थोड़ा आपको फिगर भी बनाना पड़ेगा क्योंकि ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, ये फिगर आपको बनाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ आप फिगर बना दोगे। उसके बाद नीचे लिखोगे कि श्वेत प्रकाश का इस प्रकार विभिन्न रंगों में विक्षेपण का कारण विभिन्न रंगों के प्रकाश का अपवर्तन भिन्न भिन्न होना है, ठीक है। क्योंकि देखो इस प्रकार क्यों ये भाई विक्षेपित हो रहा है कि लाल सबसे ऊपर ऑरेंज, तो भाई लाल का जो मतलब अपवर्तन है वो सबसे कम है, ठीक है। लाल रंग का अपवर्तन सबसे कम, ठीक है। उसके बाद उससे थोड़ा अधिक इसका, उससे थोड़ा अधिक, और इस प्रकार इस बैगनी रंग का अपवर्तन सबसे ज़्यादा है। इस कारण ये कुछ इस प्रकार प्राप्त हो जा रहा है, ठीक। तो वही लिखोगे कि श्वेत प्रकाश का इस प्रकार विभिन्न रंगों में विक्षेपण का कारण विभिन्न रंगों के प्रकाश का अपवर्तन भिन्न भिन्न होना है। इस स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर लाल तथा सबसे नीचे बैगनी रंग है, अर्थात लाल रंग का अपवर्तन सबसे कम तथा बैगनी रंग का अपवर्तन सबसे ज़्यादा है। कुछ इस प्रकार इसका आंसर लिख दोगे, आपको 4 मार्क पूरा पूरा मिल जाएगा। आपको ये फिगर भी बनाना पड़ेगा, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो, और आएगा ही आएगा निश्चित है। 7 पेपर सेट में से किसी न किसी पेपर सेट में आना ही आना है जिसमें ये आ जाए, ठीक। तो इसको आप लोग याद कर लेना, वेरी वेरी एक तरह से इंपॉर्टेंट है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। चलो आगे हम लोग देखते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हम लोग का प्रश्न क्या है, यहाँ पे 1 मिनट। अगला देखो, ओके, चौथे नंबर पे प्रश्न पे चलते हैं। चौथा वाला जो ये प्रश्न है आपका, ये आपका 6 मार्क वाला प्रश्न है, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पे देख सकते हो क्या यहाँ पे बोला जा रहा है इस प्रश्न में कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। ओके, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। एक लंबे सीधे धारावाहिक चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन बातों पर निर्भर करती है। उसके बाद है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए नियम लिखिए। ओके, यहाँ पे 3 थे कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। इसका आपको 1 मार्क मिलेगा। एक लंबे सीधे धारावाहिक चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन बातों पर निर्भर करती है, ये आपका इसका 2 मार्क मिलेगा। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के मतलब वही दिशा के लिए नियम लिखिए या दिशा ज्ञात करने के लिए नियम लिखिए, तो इसका आपको 3 मार्क मिलेगा। इन्हीं इस प्रकार आपको कुल मार्क 6 इस प्रश्न के लिए मिलेगा, ठीक है। चलो तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 4 है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 4 हेडिंग डालकर इसमें लिखोगे कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब उस चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। आपने देखा होगा, जैसे ये तार है, ठीक है, ये मान लो तार है, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके आसपास मतलब एक चुंबक टाइप का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके पास आप कोई दूसरा तार ले जाते हो तो वो अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ कहीं ना कहीं चुंबकीय गुण आ गया है इसके चारों तरफ, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बोलते हैं। तो वही लिखा गया कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब उस चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसका लिखने का आपको 1 मार्क मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 मार्क मेंशन है। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, या विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, जो भी आ जाए यहाँ पे सेम यही चीज़ें लिखना है आपको।
क्लियर। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक लंबे सीधे धारावाहिक चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखिए, देखो यहाँ पे एक लंबे सीधे धारावाहिक चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। इसके लिए बायो सेवर्ट नामक 2 वैज्ञानिक थे, उन्होंने मतलब इस नियम का प्रतिपादन किया। तो चलो यहाँ इसका आंसर कैसे लिखोगे, इसका आप लिखोगे इस लाइन को छोड़कर अगली लाइन से कि एक लंबे सीधे धारावाहिक चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न बातों पर निर्भर करती है। और वो बातें क्या क्या हैं, चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे ये 4 बातें हैं, इन 4 बातों पे आपको फोकस करना है, इन 4 बातों पे ध्यान देना है, फिर आपका काम समझो हो गया। ठीक, ये 4 बातें आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसको एक रुक जाओ, मैं फिगर के माध्यम से समझा देता हूँ आपको। ठीक है, तो आपको सबसे मतलब बेटर रहेगा, ये याद भी हो जाएगा आसानी से। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे मान लो एक हम लोग के पास ये एक धारावाहिक चालक है। ठीक है, मान लो ये इसका अल्पांश भाग है। ठीक, जिसको मैं डेल्टा एल से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, यह चालक, ये जो भी हम लोग का पूरा तार है उसका एक ये खंड है। यहाँ पे कहीं हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, यानी डेल्टा बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और इस मतलब चालक जो खंड है, इससे इसकी दूरी मान लो आपकी आर है, और यह बिंदु हम पी से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। ठीक है, और इस चालक में आपकी आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ये बायो सेवर्ट का नियम है। ठीक है, इस नियम के अनुसार इसमें जो इस चालक में, ठीक है, जो प्रवाहित चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है, आप ध्यान देना, इसमें जो प्रवाहित जो चुंबकीय क्षेत्र यानी डेल्टा बी होगा वो इस धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो डेल्टा बी होगा चालक में प्रवाही धारा आई जो है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड चीज़ क्या है कि जो इसमें ये अल्पांश भाग है या चालक खंड है यानी डेल्टा एल। ठीक है, डेल्टा एल जो होगा वो भी क्या होगा कि इसमें जो इस चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, देखो जो डेल्टा एल है ना, ये वो भी क्या होगा, धारा के आपके अनुक्रमानुपाती होगा। तो ये सेकंड चीज़ हो गई। फर्स्ट चीज़ जो डेल्टा बी होगा यानी चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, वो आई के अनुक्रमानुपाती होगा। सेकंड चीज़ जो ये डेल्टा एल है यानी चालक खंड है वो भी आई के अनुक्रमानुपाती होगा। और उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा जो चुंबकीय क्षेत्र जो है अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल है। ठीक है, तो इस अल्पांश की लंबाई, ठीक है, तो अल्पांश की लंबाई ये जो बिंदु P है इसके किसी बिंदु से जो ये मिलाने वाली जो रेखा है ना, इस पे ये जो यहाँ बनने वाला कोण है इसकी ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे डेल्टा जो B होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, इसकी ज्या यानी वही साइन थीटा के। ठीक है, यहाँ पे जो भी थीटा कोण बन रहा है उसको यहाँ पे रखेंगे। तो ये थर्ड वाली चीज़ हो गई। ठीक, और फोर्थ में आपकी क्या चीज़ हो गई, जो डेल्टा B होगा। ठीक है, जो डेल्टा B होगा, ठीक है, देखो जो यहाँ पे जो डेल्टा बी होगा वो इसके जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, ये वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो ये 4 चीज़ें हैं। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा ये गड़बड़ चीज़ है। यहाँ पे जो ये डेल्टा बी होगा ना, इसको याद रखना, ये डायरेक्टली पॉसिबल टू डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होगा। आई तो यहाँ पे हमने लिख ही लिया है। ठीक, चलो, तो ये 4 चीज़ें हैं। अब चलो इनको यहाँ पे समझ गए एक तरह से मोरल तरीके से। अब इसको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे सारी की सारी मैंने चीज़ें लिख रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी चालक में प्रवाही धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये फर्स्ट आपका हो गया। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र चालक के अल्पांश यानी वही चालक खंड की लंबाई, यानी अल्पांश यानी यहाँ पे हमने जो यहाँ पे ये अल्पांश लिया था इसके, ठीक है, की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात यहाँ पे ये डेल्टा एल नहीं, आप लिखोगे डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल। ठीक है, अब देखो उसके बाद थर्ड में आप क्या लिखोगे कि चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश की लंबाई तथा अल्पांश को उस बिंदु P जहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण की ज्या की अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जैसे यहाँ पे देखो, ये अल्पांश ये खंड है, यहाँ से यहाँ पे इस बिंदु P जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, वहाँ से मिलाने वाली जो ये दूरी है, ठीक है, इस पे जो ये बनने वाला कोण है थीटा, इसके ज्या के
अनुकरणपाती होता है, यानी डेल्टा बी जो होता है इसके जी यानी साइन थीटा के अनुकरणपाती होता है। तो ये आपका थर्ड हो गया। और फोर्थ में यहाँ पे इनके बीच की दूरी, यहाँ जहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है और यहाँ अल्पांश से बीच की दूरी जो आर है उसके वर्ग के व्युत्क्रमणपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P की अल्पांश से दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती होता है। ये आपका फोर्थ हो गया। और थर्ड डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको नहीं बोलेंगे, व्युत्क्रमणपाती 1/r²। ठीक है, इस तरह। तो ये आपका चार, ये एक तरह से ये नियम हो गया। ठीक है, इसको बायो-सेवर्ट का नियम भी बोला जाता है, तो इसको आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछ दे कि एक लंबे सीधे धारावाहिक चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन बातों पर निर्भर करती है, तो आप लिख देना कि एक लंबे सीधे धारावाहिक चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न बातों पर निर्भर करती है। और ये आप चारों चीज़ें लिख देना। ठीक, इसका आपको कितना मिलेगा भाई? इसका आपको 2 मार्क मिलेगा, यहाँ इतना लिखने का। उसके बाद अंत में पूछ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए नियम लिखिए। ओके, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए या दिशा ज्ञात करने के लिए नियम, कौन सा नियम यूज किया जाता है उसको लिखिए। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम, और इसको लिखोगे तो इसका 3 मार्क मिलेगा, इतने ही छोटे प्रश्न, इतने ही छोटे के लिए। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है? तो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक है, इसके द्वारा हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम ये किस प्रकार यूज होता है? देखो क्या लिखा है कि यदि चालक को दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तब चालक को पकड़ने वाली अंगुलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होंगी। देखो जैसे मान लो, जैसे मैं इसी को ले लेता हूँ, चलो इसी को ले लेता हूँ, इसको बंद कर लेता हूँ। देखो जैसे ये हम लोग का एक चालक है, इसमें हमें विद्युत धारा मान लो हम प्रवाहित कर रहे हैं, इधर से इधर विद्युत धारा की इधर से इसके पीछे से इधर आगे की तरफ प्रवाहित कर रहे हैं। तो इसको किस प्रकार पकड़े? अपने दाएं हाथ के, यहाँ पे हमें, क्योंकि ये दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है, तो दाएं हाथ से पकड़ेंगे। दाएं हाथ से किस प्रकार पकड़ेंगे? इस प्रकार पकड़ेंगे कि अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में, तो धारा इस तरफ बह रही है, तो इसको ऐसे इस प्रकार पकड़ेंगे कि अंगूठा धारा की दिशा में। जैसे हम लोग की धारा इधर बह रही थी भाई, इधर बह रही थी धारा, तो ये अंगूठा इधर है। तो अब देखो हम लोग की अंगुलियाँ किस प्रकार मुड़ी हुई है? नीचे की तरफ। ये देखो ये चारों अंगुलियाँ ये नीचे की तरफ मुड़ी हुई है भाई, तो नीचे की तरफ मुड़ी हुई थी, यानी धारा की दिशा हम लोग की इस तरह, ये नीचे की तरफ ऐसे गोल में ऐसे होगी। ठीक है, और अगर यही धारा इस बगल ऐसे प्रवाहित हो, इस पीछे की तरफ, तो हम लोग कैसे धरेंगे? तो हम लोग ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे अब हम लोग पकड़ेंगे, क्योंकि ये अंगूठे को धारा की दिशा में करना होगा। तो अब जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो कुछ इस प्रकार होगी, कुछ इस प्रकार, देखो उल्टी हो जाएगी। समझ रहे हो ना? सिंपल। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि चालक को दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा चालक में प्रवाही धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तब चालक को पकड़ने वाली अंगुलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। सिंपल, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था आपका। ये प्रश्न संख्या जो 4 था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, ये भी आना ही आना है आपको किसी न किसी पेपर सेट में। ठीक है, तो इसको भी आप लोग क्लियर कर लेना, याद कर लेना। बाकी चलो, इसका एक अथवा का भी प्रश्न है, यानी प्रश्नोत्तर संख्या 4 में 6 मार्क का प्रश्न रहेगा। तो इसमें ये करो या फिर ये करो, आपका मन, दोनों में से कोई एक करना होगा आपको। ठीक है, तो हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों ना कहीं ना कहीं ये इनमें से कोई भी आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, या दोनों भी आ सकते हैं। ठीक, तो चलो दोनों को हम लोग कर लेते हैं, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या है देखो, इसमें हमें R1, R2 तथा R3 3 प्रतिरोधकों को पार्श्वक्रम में जोड़ा गया है। संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ओके, इसमें मतलब समांतर क्रम में हमें मान लो 3 प्रतिरोधों को जोड़ने पे उसका जो हम लोग का व्यंजक होता है, यानी जो फार्मूला होता है, समांतर क्रम का फार्मूला होता है ना, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इसी तरह जितना प्रतिरोध होता है उतना ले लेते हैं। तो मान लो Rn प्रतिरोध है तो 1/Rn यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, तो इसको हमें प्रूव करना है, इसी को प्रूव करना है समांतर क्रम वाले को। और उसके बाद मतलब इसको प्रूव करने का आपको देखो यहाँ पे 4 मार्क मिल जाएगा। और निम्नलिखित चित्र में, ये चित्र दिया है, इसमें AB के बीच तुल्य प्रतिरोध याद करना है। मतलब एक छोटा सा न्यूमेरिकल का प्रश्न है, इसका आपको 2 मार्क मिलेगा। तो चलो सबसे पहले तो हम लोग प्रूव करते हैं, ये समांतर क्रम वाला जो फार्मूला है इसको प्रूव करते हैं। हमें कह रहे हैं कि पार्श्वक्रम का यहाँ व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक, तो चलो इसको देखो प्रूव करने के लिए कैसे इसको प्रूव करते हैं। तो इसके लिए देखो इस प्रकार कुछ आप फिगर बना लोगे, ये फिगर कुछ इस प्रकार आप बना लोगे। यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, शायद आपके NCERT की बुक में भी ऐसे दिया हुआ है फिगर। ठीक,
इसमें आप बना लो कि मान लो यहाँ से आपकी धारा प्रवाहित हो रही है, इस प्रकार यहाँ पे धारा जा रही है और यहाँ पे चूँकि 3 प्रतिरोधक यहाँ पे हमें कहा था R1 R2 R3, तो इसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ से धारा इधर I1 इधर जा रही है, देखो ये यहाँ पे ये I1 है, इधर एक धारा जा रही है I2 दूसरे प्रतिरोध में और तीसरे प्रतिरोध में इधर धारा I3 जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दोगे ये आपका यहाँ पे I1, ये आपका I2 और ये आपका I3, यानी धारा इधर I1 R1 प्रतिरोध में जा रही है, I2 R2 में और I3 R3 में जा रही है। ठीक, तो ऐसा फिगर बना लोगे और यहाँ ऊपर थोड़ा आप लिखोगे, यहाँ पे आपको क्या लिखना है ऊपर भाई, ठीक है, यहाँ आप ऊपर लिखोगे कि माना प्रतिरोध R1 R2 व R3 में क्रमशः I1 I2 I3 धाराएं प्रवाहित होती हैं या हो रही हैं तथा प्रत्येक प्रतिरोध के सिरे का विभवांतर भी है। देखो इस चीज़ को याद रखना, जो समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध होते हैं उनमें सब में समान विभवांतर उत्पन्न होता है, इसका इसमें सब में समान विभवांतर होगा। ठीक है, चलो, और धारा अलग अलग होगी और श्रेणी क्रम में इसका उल्टा होता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में मतलब सब में समान धारा होती है और विभवांतर अलग अलग होता है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना। तो चाहे यहाँ सब में आपका विभवांतर समान होगा, ठीक, लेकिन धारा अलग अलग होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले इस प्रकार फिगर बना लोगे और यहाँ ऊपर लिखोगे कि माना प्रतिरोध R1 R2 R3 में क्रमशः I1 I2 I3 धाराएं प्रवाहित होती हैं तथा प्रत्येक प्रतिरोध के सिरे का विभवांतर भी है। तब ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है भाई, V = I × R। तो यहाँ से अगर I का मान ज्ञात करें तो ये क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा, यानी I बराबर क्या हो जाएगा आपका, V/R हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखा गया तब ओम के नियम से। अब हम लोग I1 का मान ज्ञात करते हैं कि यहाँ कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो I1 = अब इसमें आपका भाई V/R, फार्मूला क्या होता है, I = V/R। तो V का मान हमें मतलब एक्चुअल मान मालूम नहीं तो V रखेंगे और R का मान हमें R1 यहाँ पे है तो R1 रख देंगे। ठीक, उसी प्रकार I2 बराबर क्या हो जाएगा, I2 बराबर इसमें भी सब में मतलब विभवांतर समान ही रहेगा तो इसमें भी V का मान यहाँ V रखेंगे और प्रतिरोध R2। ठीक, और I3 बराबर यहाँ पे V/R3 हो जाएगा। ठीक, तो I1 बराबर V/R1, I2 बराबर V/R2 और I3 बराबर V/R3। क्लियर, तीनों में हम लोग का तीनों प्रतिरोधकों में विभवांतर समान है। क्लियर, अब चलो, तो अगर यहाँ पे हम लोग अब इन तीनों को जोड़ दे तो कुल धारा हम लोग की निकल जाएगी। तो यहाँ पे हम चलो पूरी धारा निकाल लेते हैं, इन सब में पूरी धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, तो कुल धारा I = इन तीनों को मैं जोड़ देता हूँ, I1 + I2 + I3। और अब I1 का जो मान दिया है और यहाँ पे I = I1 का मान हम लोग का V/R1 है तो V/R1, I2 का मान V/R2 तो वो V/R2 और ये I3 का मान V/R3 तो I3 की जगह पे V/R3 और तीनों को हमने जोड़ लिया। ठीक, अब देखो जोड़ने के बाद ऊपर देखो सब V तीनों में V है तो V हम लोग ऊपर से कॉमन लेंगे तो V कॉमन लेंगे और भाग जाएगा तो यहाँ एक सब बचेगा। तो V यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया है, इसमें से V कॉमन ले लिया है तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 और इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। क्लियर, यहाँ तक चीज़ें क्लियर। अब चलो इतना करने के बाद आगे अब देखो आपको क्या करना है, 1 मिनट भाई आगे वाला मैंने नहीं लिया क्या, आगे देखो, आगे अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे यदि लिखोगे कि यदि परिपथ का तुल्य यानी कुल प्रतिरोध R हो तब ओम के नियम से, और ओम का नियम वही I = V/R से। ठीक, जहाँ R क्या है, कुल प्रतिरोध है, तब क्या होगा, इस I के जगह पे क्या रखेंगे और I क्या है, कुल विद्युत धारा। ठीक, और कुल विद्युत धारा हमने यहाँ पे निकाला था, I जो कुल विद्युत धारा थी तीनों को जोड़कर उसका मान यहाँ पे कितना ये आया था, तो इसी को यहाँ पे I के जगह पे रख लेंगे। ठीक है, इस I के जगह पे ये वाला चीज़ रख लेंगे। तो देखो इस I के जगह पे हमने ये जो यहाँ पे चीज़ थी उसको हमने यहाँ पे देखो यहाँ पे रख लिया है। ठीक, तो I के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, इसको रखेंगे क्योंकि I बराबर ये है। ठीक, तो यहाँ पे I के जगह पे हमने ये चीज़ें रख ली और बराबर ये V/R है तो बराबर V/R और यहाँ पे डॉट हमने कर लिख दिया कि समीकरण 1 से, यानी ये समीकरण 1 से कुछ इस प्रकार हुआ है, I का मान यहाँ पे हमने रख लिया है। क्लियर, अब देखो इधर भी आपका V और V कट जाएगा। ठीक है, V क्या होगा आपका कट जाएगा, या इसको ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम देखो इसको हमने इधर कर दिया है और इस पूरे पक्ष को हमने उस बगल कर दिया, मतलब पूरा हमने पक्ष बदल दिया, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखो होगा क्या कि यहाँ पे देखो ये V/R है तो V इधर ऊपर है और इधर आएगा तो आपका नीचे हो जाएगा एक तरह से, तो ये एक तरह से V आपका एक तरह से हम लोग बोले तो ये कट जाएगा, यानी 1/R बचेगा और 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये हम लोग का फाइनली प्रूव होकर फार्मूला आ गया। ठीक, इसी प्रकार मान लो हमें 3 प्रतिरोध हमने शुरू में लिया था जो यहाँ पे था, यहाँ पे इसी प्रकार 4 लेंगे तो इसी तरह
यहाँ +1/R4 आ जाएगा, 5 लेंगे तो 1/R5 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ 3 प्रतिरोधों के लिए लेकर हमें सिद्ध करना था, तो ये हमने सिद्ध कर दिया, व्यंजक प्राप्त कर लिया समांतर क्रम का। आगे थोड़ा ये भी आप लिख सकते हो, इसी प्रकार n प्रतिरोधों के लिए मतलब n अगर परिपथ में n प्रतिरोध जुड़े हों तब 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/Rn होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे सवालों में भी ये किया जाता है, जितना प्रतिरोध होता है उतना हम लोग ले लेते हैं। अगर 2 प्रतिरोध हो तो 1/R1 + 1/R2 फार्मूला लिया जाता है। अगर 3 प्रतिरोध हो तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 3 फार्मूला मतलब 3 ये लिया जाता है। ठीक, बस यही है, सिंपल। तो इस प्रकार ये व्यंजक हमने प्राप्त कर लिया समांतर क्रम का। तो ऐसे आपको व्यंजक प्राप्त करना है, जो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा था कि समांतर क्रम में व्यंजक जो है इसका प्राप्त कीजिए, तो ये हमने प्राप्त कर लिया। अब यहाँ पे चित्र में देखो, अभी एक सिंपल सा, इसका आपको 4 मार्क मिल जाएगा और यहाँ 2 मार्क, ये एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, इसको करने का आपको 2 मार्क मिलेगा। तो चलो इस न्यूमेरिकल को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा है। इसमें ए बी के बीच, यहाँ ए और क्या है, ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ओके, केवल ए और बी के बीच ज्ञात करना है, तो ये तो काफ़ी आसान है। ठीक है, ये शायद गलत लिखा हूँ मैं, ए और सी के बीच होना चाहिए, इतना छोटा नहीं होना चाहिए। अगर ए और बी के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है तो सिंपल यहाँ पे लिख दोगे कि ए और बी के बीच 2 ओम तथा 3.5 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध बराबर तुल्य प्रतिरोध R बराबर वो क्या होगा, R1 + R2, क्योंकि श्रेणी क्रम का फार्मूला R1 + R2 + R3 ऐसे होता है। और R1 के जगह पे 2 पहला प्रतिरोध और ये दूसरा प्रतिरोध 3.5, और ये जो सब जुड़ेगा तो 3 2 5 यानी 5 ओम हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी के बीच ये कुल प्रतिरोध हो गया। अगर ए सी के बीच कहता तब क्या करते आप लोग, अगर ए और सी के बीच करता तो पहले देखो इनको आप एक करते, क्योंकि ये तीनों समांतर क्रम में है। ठीक है, यहाँ से आकर ये 3 भागों में बट गया है यहाँ पे, तो ये तीनों समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का 1/R1 और R1 की जगह पे ये 2 रखते, प्लस 1/R2, R2 की जगह पे ये 6 रखते, और ये 1/R3 और R3 की जगह पे ये 6 रखते, और इनको आप जोड़ते, जोड़कर एक यहाँ पे एक तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे आप बनाते, तो ये तीनों जुड़कर यहाँ कुछ ना कुछ मान आता। तो ये 2 ओम 3.5 ओम, और यहाँ इन तीनों को जोड़ोगे तो यहाँ कुछ ना कुछ आएगा, और तीनों फिर आपका क्या समांतर क्रम श्रेणी क्रम में हो जाएगा। और फिर श्रेणी क्रम का यूज कर इन तीनों को जोड़ दोगे तो आपका श्रेणी क्रम के फार्मूले का यूज कर जोड़ दोगे तो वो ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकल कर आ जाएगा। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो इस सवाल को भी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके पास ए बी के बीच में पूछे तो ये तो सिंपल आसान है, इन दोनों भाई श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम का फार्मूला निकल कर इन दोनों को जोड़ दो, 2 लाइन का सवाल है। लेकिन अगर ए और सी के बीच पूछ दे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पहले इनको समांतर क्रम में जोड़कर यहाँ एक प्रतिरोध बनाना पड़ेगा, और फिर ये और यहाँ जो एक बनेगा, तीनों को आपको श्रेणी क्रम का फार्मूला लगाकर जोड़ देना है, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो आप कर लेना, इसको उतना भारी नहीं है, मैंने बता दिया। ठीक है, तो चलो बाकी देखो यहाँ पे किया भी गया है, यहाँ पे शायद सी ही है, मैंने टाइपिंग में ये गलत मतलब मिस्टेक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व भी किया गया है। यहाँ पे देखो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ा गया, हालांकि इसको जोड़ोगे भी नहीं तो काम चल जाएगा। ठीक है, बिंदु ए तथा बी के मध्य 2 ओम तथा 3.5 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तब इनका तुल्य प्रतिरोध RS बराबर R1 + R2, और R1 का मान यहाँ पे 2 ओम और ये R2 का मान 3.5 ओम, दोनों को जोड़कर 5.5 ओम, ये आपका ए बी के बीच आपका तुल्य प्रतिरोध हो गया। इतना पूछे केवल ये भी पूछे तो इतना हो गया आपका आंसर, यही आपका खत्म। और अगर ए सी के बीच पूछे तो थोड़ा आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये मतलब बी और सी के बीच ये समांतर क्रम में जो जुड़े हैं इनको पहले जोड़ना पड़ेगा। ठीक, और फिर सबको श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ लिखोगे कि बिंदु बी व सी के बीच 2 ओम 6 ओम 6 ओम, ये 2 ओम का था, ये 6 ओम का था, ये 6 ओम का था, तो वही लिखा गया कि प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तब उनका तुल्य प्रतिरोध। और तुल्य प्रतिरोध जो भाई समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो समांतर क्रम का फार्मूला 1/R = तो यहाँ पे RP ले लिया गया है। ठीक है, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ये होता है। और इसको ये फार्मूले पे रखकर जो भी R1 R2 R3 का मान है, आप RP का मान निकालोगे तो 6/5 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब 6/5 आ गया तो यहाँ पे एक सीधा प्रतिरोध बन जाएगा 6.5 ओम का, तो 2 ओम का 3.5 ओम का, और यहाँ पे एक 6.5 नहीं, माफ़ करना, 6/5 ओम का, उसको आप बदलोगे तो आप कितना आ जाएगा, 5 कम 5
और 5 दूना का 10 यानी 1.2 ओम का यहाँ प्रतिरोध आ जाएगा। तो 2 ओम, 3.5 ओम और 1.2 ओम, 3 प्रतिरोध अब आपके आ गए, ठीक है। किस में? आपके श्रेणी क्रम में, और इनको तो पहले ही जोड़ दिया गया था इन दोनों को, तो वो यहाँ पे एक प्रतिरोध बन रहा था 5.5 ओम का। तो 5.5 ओम और एक ये 1.2 ओम, ये मिलकर आपका क्या हो जाएगा? ये मिलकर आपका 6.7 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपका कुल का कुल AC के मध्य तुल्य प्रतिरोध 6.7 ओम निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह आप कर सकते हो, सिंपल सा ये सवाल था, ठीक है। तो ये रहा पूरा का पूरा हम लोग का जो फिजिक्स वाले पार्ट का था। ये उपखंड ब के अंतर्गत उपखंड जो क था, ठीक है, सॉरी खंड ब के अंतर्गत जो उपखंड क था फिजिक्स वाला प्रश्न, इसको इस वीडियो में हमने पूरा पूरा सॉल्व किया था, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, सब आपको याद होने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में हम लोग ये उपखंड ख के जो यानी केमिस्ट्री वाले पार्ट के ये सब प्रश्न है, इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि उस वीडियो में ही समाप्त कर ले पूरा पूरा, या फिर अगले एक और पार्ट में हम लोग इधर जो बायोलॉजी के प्रश्न हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ। बाकी आप बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही जो हमारी एप्लीकेशन है UPMSP स्टडी, यह गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, इससे आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आपके स्टडी में काफ़ी हेल्प करेगी, ठीक है। बाकी ये जो पूरा का पूरा ये सॉल्यूशन है आपको जल्द ही हमारी एप्लीकेशन पे ही मिल जाएगा, उस पर मैं ऐड कर रहा हूँ सारी चीज़ें इस महीने के। अभी जो आपका ये अक्टूबर अभी तो लास्ट है, नवंबर स्टार्ट होगा, तो नवंबर के लास्ट तक आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पे, इसी एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो, ठीक है। बाकी आप बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट कर अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो, थैंक यू।